अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि नेब की जो अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। रिसेंटली खुर्शीद शाह को गिरफ़्तार किया गया है और ये गिरफ़्तारियाँ किन हालात में हो रही हैं और कश्मीर का इशू चल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने और पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा है कि कश्मीर इशू से तवज्जो हटाने के लिए या उस इशू को दबाने के लिए अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि अपोजिशन अपनी गिरफ़्तारियों के मामलात में मुश्किल में फंसी रहे और हुकूमत पर तनकीद भी न कर सके। रज़ाक खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं। खट्टी साहब से डिस्कस करेंगे। खट्टी साहब, खुर्शीद शाह की गिरफ़्तारी, अब वज़ीर आला सिंध का भी इम्कान बताया जा रहा है, तो ये गिरफ़्तारियाँ अपोजिशन की, इनकी जो पस मंज़र है वो उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब आपका। अपोजिशन पहले दिन से ये जो इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ख़ुद जो कश्मीर के साथ पाकिस्तान के अवाम की यकजहती है उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है। और मेरे ख़्याल के उनके इस दलील में काफ़ी हमें वज़न नज़र आता है वो, क्योंकि जब आप कड़ियाँ मिलाते हैं तो आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ की जब गिरफ़्तारी हुई उन दिनों भी कश्मीर का इंतहाई कोई अहम इशू चल रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कश्मीर गए तो उसी ईद की रात ही फरियाल तालपुर को पोली क्लिनिक अस्पताल से जिस अंदाज से जेल ले जाया गया वो भी आपने देखा। और इस बार जब खुर्शीद शाह साहब को गिरफ़्तार किया गया तो उस दिन कन्वेंशन सेंटर में चेयरमैन सेनेट की जानिब से एक पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस जारी थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। लेकिन जब खुर्शीद शाह साहब की गिरफ़्तारी हुई तो उस वक्त सारा मीडिया का फोकस जो है वो उस तरफ चला गया। अच्छा, अखबारात में भी दूसरे दिन जो है वो कश्मीर के हवाले से जो ख़बर थी वो बिल्कुल दब गई। अच्छा, इसमें आप एक बात और नोट करें कि कन्वेंशन सेंटर में जब ये कश्मीर कॉन्फ्रेंस जारी थी सेनेट की तरफ से तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जो तकरीर थी वो काफ़ी जो है वो इंतहाई इस हवाले से अहमियत की हामिल थी कि कश्मीर के लोगों का उसमें मौक़िफ़ था, लेकिन वो कट कर दी गई। अब इशू आप एक बात जहन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर का इशू है वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का इशू है। पाकिस्तान की हुकूमत या उसके जो वज़रा हैं वो बार बार जब कश्मीर का तस्करा करते हैं, बार बार जब कश्मीर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट का जो नैरेटिव है वो बयान कर रहे होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इस सारी सूरत-हाल के अंदर जो एक बड़ी ख़तरनाक सूरत-हाल बनती जा रही है, हुकूमत कश्मीर पर क्या करेगी, क्या होगा, ये ख़ुद हुकूमत को पता नहीं है। अब मुझे ये बताएं ना कि अब जब आपके भारत के वज़ीर ख़ारजा ये कहने जा रहे हो कि अब जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है हम उसके ऊपर भी कब्ज़ा करेंगे, तो इसका मतलब ये कि कुछ अरसा पहले जब DG/ISPR ने ये बात कही थी कि अगर हमारे कश्मीर पर कोई हमला हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये तो रही एक बात। अब हम दोबारा थोड़ी देर के लिए वापस उधर आते हैं जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बात कही कि हर सुबह जब कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में एक खातून उठती है, आँख खोलती है तो पूछती है कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज आई या नहीं आई। तो ये कश्मीर की जो सूरत हाल है वो इस तरह ख़तरनाक रुख अख्तियार कर गई है कि वो भारत के कश्मीर के ऊपर हम सवाए ज़बानी कलामी और कुछ कर नहीं पा रहे। आपके वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये बिल्कुल बात वाज़े कर चुके हैं कि आप मुझे कहें कि क्या मैं कश्मीर पर हमला कर दूँ हिंदुस्तान पर। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी और तुरखम बॉर्डर पे भी सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा था कि कोई LOC पर न जाए, जिहाद के लिए ज़रूरत नहीं हाँ, है। ये मकसद ये है कि देखें ना, वहाँ जो कश्मीर के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उस तरफ चले जाएं। भारतीय फ़ौज हमें गोलियां मारती है, मारे, क्योंकि इसके बगैर दुनिया की अटेंशन इस तरफ नहीं आएगी। तो क्या वो चाहते, वो मेरे ख्याल उनके जहनों में ये बात है कि 200-400 लोगों की कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं होगा और उनकी उम्मीदें जो हैं हमसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अब हुकूमत के पास देखें ना, मुझे हैरानगी ये है कि आपको अगर खुर्शीद शाह साहब को गिरफ़्तार करना ही था तो आप दो दिन के बाद कर सकते थे। आप कश्मीर कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद भी कर सकते थे। इस तरह फरियाल तालपुर का जो आपने मामला किया उस दिन जब कश्मीर का इशू था, बिलावल मुजफ्फराबाद पहुँचे थे, वो सारी चीज़ें थी। दूसरे दिन आपने को ये सारे करने थे।
تو مقصد مجھے کبھی کبھی اس طرح لگتا ہے کہ شاید حکومت جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے تاکہ ایک طرف وہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھیں بھائی ہم نے جو وعدے آپ سے کیے تھے یہ سارے کرپٹ اور چور لوگ ہیں ان کو تو ہم گرفتار کر رہے ہیں، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا اوپر سے دیکھیں چیزوں کو تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کشمیر کے معاملے کو بظاہر تو یہ بڑے طریقے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان کے اندر وہ معاملہ خود دبتا جاتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں میں خود ان کی ایکٹیویٹیز سے، ان کے رویوں سے اب تو بالکل چیزیں کلیئر نہیں ہوتی جا رہی کہ لگ ایسا رہا ہے کہ واقعی انہوں نے جان بوجھ کے سودا کر دیا ہے۔ دیکھیں سر ایشو دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کسی کے اوپر ڈائریکٹ الزام نہیں لگا سکتا، لیکن جب خطے کے حالات ہوتے ہیں نا تو پاکستان کی اس موجودہ حکومت کی جو انڈیا کے حوالے سے خارجہ پالیسی ہے وہ کامیاب نہیں، ناکام ہو گئی۔ افغانستان کے حوالے سے جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی ناکام ہو گئی، آپ کی امریکہ کے حوالے سے جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی ناکام ہو گئی، آپ کی چائنا کے ساتھ جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی بالکل اب آخری دم میں ہے نا۔ آپ دیکھیں اب لوگ کہتے ہیں کہ یار سی پیک تو پیک ہو چکا ہے، اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، گوادر میں کوئی کام نہیں ہو رہا، یہاں نہیں ہو رہا، صرف کاسمیٹکس ڈیسیشن ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں ایک طرف آپ کے وزیر اعظم ٹرمپ کو کہہ کر آئے تھے کہ میں افغان طالبان سے بات کروں گا، بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال بنی ہے اچانک ٹرمپ نے بھی جو کہہ دیا کہ بھائی ہم ان سے بات مذاکرات نہیں کریں گے، پھر پومپیو جو ابھی سعودی عرب آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ بات کی ہے کہ ہم افغان حکومت کو جو ہے وہ اب فنڈنگ نہیں دیں گے۔ تو اس کا ایشو یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ افغان حکومت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک طرف آپ جو ہے وہ افغان طالبان جن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ان سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ امریکہ اتنا تو پاگل نہیں ہے نا کہ اس نے پیچھے یہ ساری چیزیں تیار کی ہوں گی۔ آپ کے وزیر اعظم جب سعودی عرب گئے ہیں آج اور وہ آج امریکہ روانہ بھی ہونے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں مجھے اب یہ میں آپ کو بتاؤں، میں کیونکہ کافی چیزیں آپ کہہ نہیں سکتے نا، لیکن مجھے کوئی بھی اچھی چیز کی امید نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان اس وقت انتہائی ان کے جو خطرناک قسم کی جو نااہلی ہے تحریک انصاف کی حکومت کی، اس کے بحران کی زد میں ہے، خارجہ امور پر بھی، سیاسی امور پر بھی اور معاشی امور پر بھی۔ دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں، ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں، ان کو صوبوں تک محدود دیوار کر میں رہے ہیں، چنوا دیا، آپ صوبوں تک ان کو محدود کرتے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تو یہ گرفتاریوں سے عوام کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا، اپوزیشن کی نہیں گرفتاری سر، یہ ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصحاب کہف کا ایسا دور آیا ہے کہ آپ کرنسی لے کر جاتے ہیں تو دکاندار آپ کا منہ دیکھتا ہے، آٹا خریدنے کے لیے جائیں تو وہ اگر آپ کی جیب میں 500 روپے تو وہ آپ کا منہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو وہ تو 700 روپے ہو گئے ہیں، تو یہ کرنسی یہ جو آپ نے دیے پیسے یہ تو کام کے نہیں ہے، یا تو چیز آدھی ملے گی یا جو ہے وہ پیسے زیادہ دیں۔ اس طرح کی صورتحال ہے، آپ جائیں مارکیٹ میں، دیہات میں، شہروں میں، لوگوں کی جو ایک مخصوص انکم تھی تنخواہ کی، وہ اس کے اخراجات ڈبل ہو گئے، جو کاروبار لوگ کرتے تھے ان کے کاروبار ختم ہو گئے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جو لوگوں کی نفرت ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ جن کو انہوں نے چور ڈاکو کہا تھا ان کو پکڑیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں نا، آپ نے آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا، نواز شریف جیل میں، مریم نواز جیل میں، فریال تالپور جیل میں، یہ سارے وہ ڈاکو تھے جن کو آپ للکارتے تھے، آپ نے ان کو گرفتار کر لیا، بھائی ہو گئے۔ اب آپ کو پیسے شیسے تو ملنے نہیں ہیں، ثابت آپ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کی جو استغاثہ جو ہے یا اس کی جو اہلیت، اس کی مشینری ہے وہ اتنی نالائق قسم کی ہے کہ وہ آپ پہلے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ثبوت جو ہے وہ لیتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی زمین سے خزانے نہیں نکلے، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک طرف کسی کو چور ڈاکو کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں۔ اگر آپ ثابت نہیں کرتے اور اس کو 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ بعد اگر عدالتیں آزاد کر دیتی ہے تو ان کا جو بالکل کیریئر اور کیریکٹر تھا، اس کی جو ایسیسینیشن ہوئی، اس کا خمیازہ کون ادا کرے گا؟ پاکستان میں اس طرح کا قانون کوئی نہیں ہے، یہ بالکل ایک عجیب قسم کا انہوں نے مداری کا ایسا تماشا لگا رکھا ہے۔ لوگ دیکھیں نا،
ان کے लक्षण की वजह से लोगों का आपके पूरे सिस्टम से एतमाद उठ जाता है। लोग कहते हैं कि यार इन लोगों से तो वो करप्ट लोग अच्छे थे, कम से कम उनके दौर में हम भूख तो नहीं मरते थे, हम मार्केट में जाते थे 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके आते थे, हमारी जेब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन था। गलती तो पीपल्स पार्टी और नून वालों की है ना, जो ऐसे कवानीन बनाए हैं जिन पे अमल दरामद इसी तरह हो रहा है। सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, आप अगर थोड़ा उसको देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बीबी जब 88 में आई थी ना, तो वजीर खारजा भी उनकी मर्जी का नहीं रखा गया था। मजबूरन उनको जो है वो हुकूमत इसलिए दी गई थी कि एक डेमोक्रेटिक जो वो अर्ज थी लोगों की, जो ज़रूरत थी वो पूरी करनी थी। लेकिन आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके असरात गवर्नमेंट के अंदर इतने थे कि मोहतरमा को जाना पड़ा। ठीक है ना, मोहतरमा ने कोशिश, आपको याद होगा, मोहतरमा ने कोशिश की थी कश्मीर के हवाले से, तो उनके ऊपर जो है वो ये इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने खालिस्तान के हवाले से राजीव गांधी को लिस्टें दे दी। हालांकि ये सब लोग जानते हैं कि मोहतरमा कितनी पावरफुल थी और उनके पास क्या था। नवाज शरीफ ने जब वो आए कोशिश की, वाजपेयी को लाए लाहौर में, पीछे कारगिल हो गया। और उसके बाद जो आपने देखा कि दोनों बॉर्डर्स पर फौजें आ गई और सिर्फ जंग होनी थी। आसिफ अली जरदारी के दौर में बातचीत जारी थी, अचानक बॉम्बे अटैक हो गया, सारी चीज़ें पीछे चली गई। इशू ये है कि आप एक बात जहन में रखें कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उन नवाज शरीफ ने यही काम बीबी के साथ किया था, नवाज शरीफ के साथ यही काम इमरान खान ने किया। अब आप देखेंगे कि ये इमरान खान जो कुछ कर रहा है ना, इन दोनों को दीवार से लगा के, आने वाले दिनों में अब मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर इस तरह की कोई नई पॉलिटिकल फोर्स तैयार हो, क्योंकि इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्ट हुई और उसके बाद तैयार किया गया। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है आने वाले वक्त का, उसमें सच्ची बात यह है कि आप ये जो सारा चूरन बेच रहे हैं ना, करप्शन का, गुड गवर्नेंस का, उसमें मुझे कोई नताइज नज़र नहीं आते। आप सच्ची बात पूछें, आप सड़क पर जाएं, आम आदमी से पूछें, वो आपको बताएगा कि उसकी हालत क्या है। ठीक है ना, मैं इस मुल्क की इकोनॉमी को अच्छा तब मानूंगा जब मेरे हालात, यानी मौलाना को आना चाहिए, धरना देना चाहिए। नहीं, मैं आपको बताऊं, मौलाना को वो आपकी ख्वाहिश होगी धरनों की, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस हुकूमत को आप टफ टाइम धरनों से नहीं दे सकते, क्योंकि आपको याद होगा ना, इस्टेब्लिशमेंट ने ये बात आलम आश्कार है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान और ताहिर कादरी के पीछे थी, उसके बावजूद हुकूमत नहीं गई। तो ये दोनों बड़ी जमातें समझती हैं कि जिस वक्त हुकूमत को जाना होगा तो हमारे कहने से नहीं जाएगी, जो लाए हैं वही ले जाएंगे, मौलाना के धरने से नहीं जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी धरनों के ख़िलाफ़ है, वो वाजे कर चुके हैं। नून लीग का भी मौक़िफ़ सामने आना अभी बाकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नून लीग भी इस अंदाज से खुलकर मौलाना की हिमायत करे, क्योंकि मौलाना का एजेंडा दूसरा है, मज़हब का एजेंडा है, और वो इस मुल्क को पहले ही मज़हब की जो सियासत के अंदर मुदाखलत है वो बहुत नुकसान दे चुका है। मैं कहता हूँ कि आप अगर इमरान खान से आपको लड़ना है ना, सियासी तरीके से लड़ें, उसमें मज़हब को आड़ न बनाएं। चलें, बहुत शुक्रिया खत्री साहब। व्यूअर्स, खत्री साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।